तो ये है कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का 7वां अध्याय, जिसका नाम है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो आइए इस अध्याय का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। तो विभिन्नता की परिभाषा करनी है और ये विभिन्नता के दो प्रकार हैं, इनके बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहले विभिन्नता की परिभाषा कर देते हैं। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण होते हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं और इसे कहा जाता है विभिन्नता। आपको क्या समझ में आया? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए किसी माता पिता के 4 संतानें हैं, 4 भाई बहन हैं। तो चारों का स्वभाव जो होगा वो माता पिता से भी अलग होगा और उनके आपस में भी चारों का स्वभाव काफ़ी डिफरेंट होगा। उनके रंग रूप में होगा, ठीक है, उनकी आवाज़ में होगा, ठीक है, हाइट में होगा, यानी कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नता होगी। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि उनके जन को मतलब संतान के माता पिता और अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्य यानी उनके भाई बहन हो गए, तो उसी गुण के मूल स्वरूप से कुछ न कुछ उसमें भिन्नता आती है। तो इसे ही तो कहा जाता है विभिन्नता। तो ये विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। पहला होता है जननिक यानी जन्म से, और दूसरा होता है कायिक यानी बाहरी तौर पे, वातावरणीय तौर पे। तो आइए इन दोनों के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, जननिक विभिन्नताएँ ऐसी विभिन्नताएँ जनन कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन के कारण होती है, यानी जन्म से होती है। ये विभिन्नताएँ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती हैं, जो आनुवंशिक विभिन्नता कहलाती है। और जिनमें कौन से शामिल होते हैं? बालों का रंग शामिल होता है, लंबाई शामिल होता है इत्यादि, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद देखेंगे कायिक विभिन्नता। तो ये जन्म से होता है यानी आनुवंशिक होती है। कायिक विभिन्नता देख लीजिए। ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे जलवायु हो गया, वातावरण का प्रभाव हो गया, भोजन के प्रकार हो गया, अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार हो गया। ये विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन के गुणों पर परिवर्तन के कारण नहीं होती, अतः ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण नहीं होती। मान लीजिए कि कोई आदमी हमेशा बचपन से ही किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में चला जाता है, अमेरिका में रहने चला जाता है। 4 भाई बहन हैं, उनमें से एक बाहर चला जाता है यानी विदेश में चला जाता है। जब वो 20 वर्ष बाद आएगा तो उनमें क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ जरूर हो जाएंगी, उनके रंग में हो जाएंगी, ठीक। तो वही कहलाती है कायिक विभिन्नता, क्योंकि बाहर के देशों में यानी जब हम जाएंगे तो वहाँ की जलवायु अलग होगी और इंडिया की जलवायु अलग होगी। वहाँ का वातावरण सारा अलग होगा, भोजन भी अलग होगा, ठीक है। तो यही तो होती है कायिक विभिन्नता। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न क्रमांक 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। काफ़ी आसान सवाल है। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम पे निर्भर करता है और मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा एक ही प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 1 जोड़ा अलग पाया जाता है। और इस 22 जोड़े क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम, और 1 जोड़ा जो क्रोमोसोम पाया जाता है लिंग क्रोमोसोम, और वही लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल मनुष्य में पाया जाता है 23 जोड़ा यानी 46, 23 दूनी 46, लेकिन 22 क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। इसका मतलब 22 दूनी 44, ठीक है। और ये हो गया 23वां जोड़ा, ठीक। ये पुरुषों में हो गया। और महिलाओं में देखिए 22 जोड़ा ये हो गया और ये हो गया 23वां जोड़ा। जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है, पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम होते हैं, अलग अलग भिन्न होते हैं, X होता है और Y होते हैं। लेकिन स्त्रियों में जो क्रोमोसोम होता है 23वां जोड़ा, वो X और X दोनों ही X होते हैं। इसका मतलब लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो निषेचन क्रिया में युग्मक जब बनता है तो X और मेल का X और स्त्री का X मिलके लड़की बनता है। यहाँ देखिए, पुरुष का X और महिला का X क्रोमोसोम, अगर X और X मिल जाए तो लड़की का जन्म होगा यानी फीमेल का। अगर पुरुष का Y और महिला का X मिल जाए तो ये मेल यानी लड़के का जन्म होगा। तो यही होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि। आइए इसको लिखते हैं।
तो इस प्रकार आपको लिखना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग क्रोमोसोम के द्वारा संपन्न होता है। मनुष्यों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, और 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है, वो क्रोमोसोम कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम कहे जाते हैं यही प्रमुख होते हैं लिंग के निर्धारण में, और ये क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। तो मैंने बताया पुरुषों में एक्स और वाई और महिलाओं में एक्स और एक्स, ये 23वां जोड़ा होता है। तो यहाँ देखिए, नर में एक्स तथा वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में यानी फीमेल में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित रहता नहीं पाया जाता। तो इसके स्थान पे एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में रहते हैं। ये एक्स तथा वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद देखिए, युग्मकों के निर्माण के समय एक्स तथा वाई अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, अतः नर में एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम के युग्मक बनते हैं, पर मादा में केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम वाले युग्मक बनते हैं। और इसके बाद देखिए, इस युग्मक में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंचते हैं तो वो नर बन जाता है, यानी बॉय का जन्म होता है, तथा जिनमें लिंग क्रोमोसोम एक्स और एक्स पहुंच जाते हैं उनमें गर्ल यानी मादा यानी फीमेल का जन्म होता है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण संपन्न होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई, ये 23वां जोड़ा है जो एक्स और वाई होता है, और स्त्रियों में एक्स और एक्स। तो इस प्रकार 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ठीक है। और स्त्री में दोनों ही एक्स और एक्स होगा, ये 22 जोड़ा और ये 23वां जोड़ा है एक्स और एक्स। तो जब युग्मक होता है जब निषेचन के समय, तो यहाँ देखिए स्त्री का एक्स यहाँ पे और ये मेल का एक्स मादा हो गया, और पुरुष का एक्स युग्मक यहाँ पे और ये मादा हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स दिखाई पड़े वो मादा ही होगा, और एक्स इसका वाई और इसका एक्स, तो ये नर होगा। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, जैव विकास क्या है, लमार्कवाद का वर्णन करें। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, पहला है जैव विकास क्या है ये बताना है, और लमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे बताना है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। जैव विकास, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो प्रारंभ में यानी पृथ्वी के जब प्रारंभ हुई, जीवन की जब शुरुआत हुई, तो प्रारंभ में इस पृथ्वी पर अत्यंत सरल रचना वाले प्राणियों का निर्माण हुआ। फिर वातावरण परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन के कारण उनकी रचना जटिल होती गई, और इस प्रकार वर्तमान समय में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं वो परिवर्तनशील हैं। यानी ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि आने वाले समय में वे नए रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, और अभी जो है वो एक परिवर्तन के बाद ही हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो ये रहा, तो ये रही जैव विकास की परिभाषा। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। तो यही हो गई इसकी परिभाषा। आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न इसी में है, लमार्कवाद के सिद्धांत हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए लमार्कवाद, तो फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लमार्क ने जैव विकास पर अपना विचार प्रस्तुत किया। तो लमार्क के अनुसार तो इसे कहा जाता है लमार्कवाद। जीवों की संरचना, कायिक, उनके व्यवहार पर वातावरणीय के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसे उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ काफ़ी ध्यान से समझना है आपको। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता वे धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। और वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं।
और ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी जीव जो अपने जीवन भर में जो अपनी शारीरिक एक्टिविटी करता है, तो वो जो एक्टिविटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। मान लीजिए दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ का प्रयोग कम करता है, तो उसके आने वाली संतान भी ये संभावना होगी कि वो भी हाथ का प्रयोग कम ही करेगा। ठीक है, ये उपार्जित लक्षण हो जाते हैं। तो ऐसे लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के बाद उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा नए प्रजाति का विकास होता है। तो इसे ही कहा जाता है लामार्कवाद। ठीक है, तो लामार्कवाद यहाँ से यहाँ तक ही है, इसका विस्तार पूर्वक है। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। उन्होंने कैसे बताया, यहाँ देखिए, यहाँ 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पहले देखिए, जिराफ की लंबी गर्दन। ऐसा माना जाता है कि पूर्व काल में काफ़ी समय पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती होगी। ठीक है, और लंबी गर्दन कैसे हो गई? ठीक, कैसे हो गई जिराफ की लंबी गर्दन? वो ऐसा हुआ होगा, लामार्क ने बताया था कि व्यवहार पर वातावरण का परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी वातावरण के अनुसार अगर घास की कमी हो गई होगी, यानी सूखा पड़ गया होगा, तो नीचे के सारे घास सूख गए होंगे, तो जिराफ को चरने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ता होगा। यानी अब उनको ऊंचे पेड़ों, अगर नीचे की घास ख़त्म हो गई तो ऊंचे वृक्ष के पत्तों को चबाना पड़ता होगा जिराफों को, तो उसे गर्दन अपना ऊंचा उठाना पड़ता होगा। ठीक है, और ऐसे ही जिराफ करते होंगे, यानी जब भी चलते होंगे तो नीचे तो घास है नहीं, तो पेड़ों के पत्तों के लिए गर्दन अपना ऊपर उठाते होंगे। तो ये जिराफ की उपार्जित लक्षण हो गए। तो ये उनके क्या हो गई? जीवन की उपार्जित गुण यानी लक्षण हो गए, जो अपने पूरे जीवन में एकत्रित किए हैं। और यही जो उनके व्यवहार और लक्षण हैं, उपार्जित लक्षण, वो वंशागत होकर उनका आने वाली पीढ़ी में चली गई। यानी आने वाली जब पीढ़ी जिराफ की हुई तो वो भी अपना गर्दन ऊपर उठाने लगी। तो इस प्रकार आज के समय में जो जिराफ है उनका गर्दन हमेशा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, सर्प के पैर का ना होना, सांपों का पैर नहीं होते हैं। तो लामार्क ने बताया था कि प्रारंभ में सांप के भी पैर होते थे। तो जंगलों में बड़े बड़े बिलों में घुसने के लिए सांपों को काफ़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो हाथों का प्रयोग यानी पैरों का प्रयोग वो नहीं करते थे, क्योंकि बिल में घुसने के लिए उनको पैर दिक्कत करते थे, वो रेंगे ही घुस जाते थे। तो ऐसे करते करते उनका ये उपार्जित लक्षण बन गया पूरे जीवन, और यही जो लक्षण है उनका आने वाले संतानों में चली गई, और आज के सांप के पैर लुप्त हो गए। तीसरा है कर्ण पेशियाँ। देखे होंगे गाय, भैंस, हाथी, ठीक है, इन सारे के कान काफ़ी लंबे लंबे और यहाँ पे पेशी की तरह होते हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो उपार्जित लक्षण हैं, ठीक है, ये इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये जानवर ये कान का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो यही उपार्जित लक्षण इनका आने वाली पीढ़ी में चली जाती है। और मनुष्य में ऐसा नहीं होता, मनुष्य के कान लुप्त हो गए, उनमें कर्ण पेशियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए कान छोटे रह गए। तो यही है लामार्कवाद का सिद्धांत। तो यही सारे आपको लिखने हैं। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। तो आइए वर्णन करते हैं। तो प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहा जाता है। और इन्होंने सिद्धांत जो व्यक्त किया ये 3 थे। पहला है अधिक संतान की उत्पत्ति, और दूसरा है जीवन हेतु संघर्ष, और तीसरा सिद्धांत ये रहा प्राकृतिक वर्णन। ठीक है, प्रकृति वर्ण। तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए। तो पहले के अनुसार, जिसके अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रत्येक जीव में। तो इसके बाद दूसरा देखिए सिद्धांत, प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है यानी सीमित है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के आपस में संघर्ष होने लगता है। ठीक है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। यह
या दूसरे प्रजातियों के साथ तथा प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है। प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते, इनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती हैं। इसी विभिन्नता के कारण जीवन के लिए इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होता है जो सबसे अधिक योग्य, गुणवान अर्थात शक्तिशाली होता है। प्रकृति योग्यतम गुण वाले, अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों का चुन लेती है और अयोग्य को नष्ट कर देती है, और प्रकृति चुनाव द्वारा यही गुण और विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। तो यहाँ देखिए, जीवन हेतु संघर्ष और प्रकृति वर्ण। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो अधिक क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे शेर यानी टाइगर लगभग 2 महीने से भूखे हैं, ठीक है, और उनके सामने मीट यानी मांस दे दिया जाए, तो आप बताइए उनमें लड़ाई होगी कि नहीं? आपस में खाने के लिए उस मीट को, उस मांस को खाने के लिए आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए, और 20 शेरों में से उसी को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जो कमज़ोर होगा वो भूखे रह जाएगा। यानी इसका मतलब जीवन के लिए संघर्ष वही जीव योग्यतम होता है जो अधिक योग्य, गुणवान होते हैं अर्थात शक्तिशाली होता है। प्रकृति योग्यतम गुण वाले, अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है और अयोग्य को नष्ट कर देती है। और यहाँ देखिए, जिसके अनुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रजनन में बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी अलैंगिक जनन में। तो वही जीव रह पाते हैं जो उस वातावरण के अनुकूल हो, और कमज़ोर सारे मर जाते हैं। तो यही है डार्विन के प्रकृति चयन का सिद्धांत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संकर संकरण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करें। तो यहाँ देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बागीचे में उगने वाले साधारण मटर का प्रयोग किया। इनमें उन्होंने पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षण वाले चुने हैं। कौन सा? लंबा पौधा, बौना पौधा, हरे और पीले रंग का पौधा, और बीजों का रंग गोलाकार और झुर्रीदार। तो इन्हें लेकर उन्हें आपस में क्या कराएं? परागण कराया, और इस प्रकार के परागण के बाद जो बीज बने, यानी रिप्रोडक्शन के बाद जो बीज का निर्माण हुआ, उनसे उत्पन्न पौधे सारे लंबे नस्ल के हुए, यानी बौनापन गुण छिप गया। तो जिसे मेंडल ने प्रथम शक्ति कहा और इसे F1 नाम दिया। और इसमें जो बीज थे उनमें दोनों गुण ही मौजूद थे। लंबे तो हुए लेकिन दोनों गुण उनके अंदर मौजूद थे, यानी लंबा और बौना, और इसे नाम दिया F1। आपको ध्यान देना है। तो ये सारे आपको लिखने के बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ देखिए, F1 पीढ़ी के पौधे जब आपस में प्रजनन कराया गया तो अगली पीढ़ी के पौधे लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 रह गया, यानी लंबाई ज़्यादा और बौना कम। 75% पौधे लंबे और 25% बौने हुए। तो ये सारे आपको लिखने हैं, और इसी को कहा जाता है एक संकरण। और इसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी आपको लिखना है। इस प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण बौनापन ना तो कोई बदलाव आता है और ना ही यह गुण लुप्त होता है, लेकिन वो रहता है। वो यहाँ तक लिख लेना है टोटल।